नमस्कार मित्रों, विज्ञान की दुनिया कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आज हम जिस बहाने से बैठे हैं, जिस बहाने से आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत मौका है। आज हम जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल को, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की धूम है और बहुत सारे क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं वो व्यक्ति कौन था, कैसा था, उनका जीवन कैसा था, क्या क्या खोजें उन्होंने की हैं और क्या क्या रोचक किस्से हैं इस पुरस्कार से जुड़े हुए, उनको आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। और ये किस्से आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली जी, जो कि मैथमेटिक्स में प्रोफेसर हैं एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी में। सर, बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद इस मैम। कार्यक्रम में। वैसे स्वागत की कोई बात नहीं है, आप इस कार्यक्रम के एक तरह से होस्ट ही हैं, क्योंकि ये हमारा एक सामुदायिक रेडियो है जो मेजबान और मेहमान दोनों ही बनने का सबको मौका देता है। तो सिजवाली जी की बातचीत का सब लोग इंतजार भी करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सहज अंदाज में सब तक बहुत रोचक बातें पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि पढ़ते बहुत हैं। तो सर, अल्फ्रेड नोबेल, जिनको हम एक लाइन में कहूँ तो डायनामाइट के आविष्कार के लिए जानते हैं। डायनामाइट जो आजकल हमारे पहाड़ों में तमाम सारी सड़कें जो खुद रही हैं, उसमें बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है और बहुत जगह हुआ होगा, वो आपसे ही हम सुनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कहाँ से करेंगे आप शुरुआत, कौन थे, क्या थे? धन्यवाद मैम। मैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में औपचारिक जानकारी बाद में दूंगा। बस पहले ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आखिर अल्फ्रेड नोबेल जो एक दौर में लगभग 20 देशों में 90 कंपनियों के मालिक इतने संपन्न रहे कि उनकी एक कंपनी से लगभग हम सभी परिचित होंगे, बोफोर्स। बोफोर्स नोबेल की कंपनी थी बोफोर्स जी। आपने नाम सभी ने सुना होगा। बोफोर्स आज तो तोपें बनाती हैं, बिल्कुल। और उस दौर में भी आर्मामेंट पे काफी काम था। जो आदमी पीस के लिए नोबेल पुरस्कार की बात करे, उसका हथियारों की कंपनियों में काफी इन्वेस्टमेंट था। तो खैर, मुझे जो शुरुआती लाइन सबसे शानदार लगी उनके बारे में, 1888 में एक दुर्घटना हुई, एक ब्लास्ट हुआ था, और उसमें अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई लुडविग की डेथ हुई। उन दिनों इंटरनेट और ये सारी चीजें नहीं थी, और गलती से मैसेज ऐसा हो गया कि शायद अल्फ्रेड नोबेल, फ्रांस का एक अखबार था, और उसने ऑबिचुरी मतलब शोक संवेदना निकाली और उस पर टाइटल दे दिया, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। जो मौत का सौदागर था वो मर गया। अब दूसरे दिन ये अखबार में ये पढ़ा उन्होंने भी, खुद अल्फ्रेड नोबेल ने भी पढ़ा, तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। मतलब जीवन के तब तक के जो तात्कालिक उद्देश्य थे वो तो पैसा कमाना ही चल रहा था। मतलब वो साइंस पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। उनके नाम पर 355 पेटेंट थे पूरे जीवन में। 355 पेटेंट मजाक बात नहीं है। और उस आदमी के लिए इतना ऐसा लिख के अखबार अगर ऑबिचुरी निकाल दे, तो जाहिर सी बात है इंसान ये तो सोचेगा ना कि मुझे दुनिया किस रूप में याद करने वाली है। और जिस दिन उसे ये समझ में आया कि भविष्य में मुझे पूरी दुनिया किस रूप में याद करेगी, शायद वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी संपत्ति को भविष्य में उन उद्देश्यों के लिए लगाया जाए ताकि दुनिया अब उसे एक महान इंसान के रूप में याद कर पाए। और ऐसा शायद आज हो भी रहा है। आज हम बच्चों को बताते हैं जब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो शायद उनके नकारात्मक पहलुओं के बारे में कम और सकारात्मक ज्यादा बताते हैं। वहां से मतलब विचार आया होगा ताकि दुनिया इस रूप में याद करे। ये बात मैं इसलिए भी कहा कि अल्फ्रेड नोबेल को ही मैंने क्यों चुना होगा, मतलब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो हम सबके साथ है, और हम सबके जिंदगी में हमें ये भी नहीं मालूम है कि हमारी जिंदगी कितनी है, कब तक है, कोई नहीं जानता। और ये लेकिन सोचना चाहिए हम सबको कि हम अपने आप को किस रूप में याद करवाना चाहेंगे। जब उस इंसान को उस दिन समझ में आया तो ये समझना जरूरी है। तो औपचारिक तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल, जरूर जरूर। तो ये बहुत गंभीर बात है कि हम इस बात को महसूस करें और आज से ही हम ऐसे कामों में जरूर लग जाएं कि हम किस तरह से याद आना चाहते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, है ना। हमारे बच्चे हमें किस तरह से याद रखें, हमारा समाज हमें किस तरह से याद रखे। तो सर, और क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ उनका एक औपचारिक परिचय भी हम लोग सुन लें। हाँ, औपचारिक परिचय इसलिए जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि कई लोग उनके बारे में न्यूनतम जानकारी जब रखते हैं तो उनको जानने का अधिकार है।
तो औपचारिकता के तौर पर मैं बता दूं कि उनका जन्म अक्टूबर के महीने में ही 21 अक्टूबर 1833 को 1833 को स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में था। और इनकी डेथ दिसंबर में 10 दिसंबर 1896 को हुई। तो लगभग 63 साल की उम्र तक ये रहे ना। और एक सामान्य परिवार था, बहुत संपन्न भी नहीं था, ठीक था, डिपार्टमेंटल स्टोर से आमदनी थी। और ये लोग 8 भाई बहन थे और बाद में 4 की शायद डेथ हुई, केवल 4 सरवाइव कर पाए थे। तो स्वीडन में उस दौर में डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करते थे, हमारे वहाँ तो अब खुल रहे हैं। हाँ, एक डिपार्टमेंटल दुकान जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर था जी। तो पिताजी इनके ठीक एक इंजीनियर रहे और 1-2 बार ऐसी स्थितियां आई कि वो बिजनेस करते रहे, फिर वो हो गए बैंकरप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं दिवालिया। और फिर उन्होंने रूस में जाके बिजनेस फिर आगे बढ़ाया। तो फिर कुछ समय के बाद इन लोगों को भी फैमिली के साथ रूस मॉस्को बुला लिया। तो इस तरह से जीवन चला शुरुआत। अल्फ्रेड नोबेल का चीज़ों को पढ़ने सीखने और क्योंकि जो बिजनेस था वो लोहे से जुड़ी हुई चीज़ों से रहा, तो इन्होंने भी घर में इंजीनियरिंग का काम खुद करके सीखने जैसा ज़्यादा रहा, स्कूली शिक्षा के बजाय जिसको विज्ञान की जो मूल अवधारणा है करके सीखो, ये बहुत किया इन्होंने। तो शायद वो एक रहा होगा जज्बा कि कुछ करना है। अब उसके साथ थोड़ा पैसे वाला फैक्टर जुड़ा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे साइंस का तो तरक्की हो लेकिन उससे ज़्यादा कमाई हो। तो इन्होंने विस्फोटकों से रिलेटेड चीज़ें उस समय पढ़ी। एक्चुअली उस दौर को, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद के फेज को हम एज ऑफ इंजीनियरिंग भी कहते हैं कई बार। एक्चुअली इंजीनियरिंग इसलिए कि नई नई मशीनें बन रही हैं, नई सड़कें बनी हैं। अब जब माल को खपाना होगा और कच्चे माल को लाना होगा तो सड़कें ज़रूरी है, माध्यम है आने जाने के लिए। तो अब आप समझिए कि सड़कें बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट अगर वैसे खोदें काटें पहाड़ों को तो बहुत मेहनत का काम था, बहुत वक्त भी लगेगा और मेहनत भी। हाँ जी। तो तब लगा कि कोई ऐसी चीज हो जिससे मतलब ये विस्फोटों से उड़ा दिया जाए। तो अब विस्फोटों में एक फ्रांसीसी, एक फ्रेंच थे, एक रसायनविद थे, सोब्रेटो। तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली विस्फोटक है लेकिन भरोसेमंद विस्फोटक नहीं है। मतलब कब ब्लास्ट हो जाए, कहां पर हो जाए, कोई भरोसा नहीं। सेफ नहीं था। मतलब उसी को आप समझ सकते हैं कि इन्होंने, जिसको डायनामाइट कहते हैं, वो नाइट्रोग्लिसरीन का ही सेफ वर्जन है। बस आप ऐसे समझ लीजिए, एक आम आदमी के लिए इतना पर्याप्त। तो जो सेफ्टी वाला फीचर था ना, उसने पॉपुलर बनाया है। खोज तो नाइट्रोग्लिसरीन की किसी हाँ, सोब्रेटो ने की थी। तो उसके साथ इन्होंने काम किया कुछ समय और सीखा। इन्होंने उसको आगे भी बढ़ाया। इस इंसान ने डायनामाइट को बेच के बहुत पैसा कमाया और डायनामाइट सभी देशों की जरूरत थी। सभी देश सड़कें बनाने में तो थे ही, साथ में युद्ध में। अच्छा, इनका जो पैसा आया वो पैसा इन्होंने तरह तरह की कंपनियों में लगाया। तो आर्मामेंट की जो कंपनियां हैं, मतलब हथियार कंपनियां, उसमें बहुत पैसा है। और इन्होंने हथियारों में भी काफी, तो विस्फोटकों की जरूरत तो सभी जगह हुई और उस पर ये काम बाद में भी करते रहे। इवन जो जिलेटिन हम बोलते हैं, जिलेटिन की छड़ें आती हैं, वो डायनामाइट से ज्यादा सेफ था। वो जिलेटिन की छड़ें, वो भी बाद में इन्होंने, मतलब अगर आप, अब कई पहलू है ना, अगर आप केमिस्ट्री के लिहाज से देखें तो कई सारे तत्वों की खोज हो रही है। तत्व गलत शब्द हो रहा है। कई नए कंपाउंड बन रहे हैं और उनके उपयोग भी समझ में आ रहे हैं, व्यावसायिक उपयोग, क्योंकि सोब्रेटो को कोई नहीं जानता, आप समझिए ना। बेस हाँ, उन्होंने किया, लेकिन वो सेफ्टी वाला जो था वो, क्योंकि जो ही बाहर संपर्क में आए आपके बैग, कहीं भी ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर आप उसका व्यावसायिक उपयोग कैसे करोगे। डायनामाइट के साथ सेफ्टी फीचर जोड़ दिया गया। जिलेटिन उससे भी ज्यादा सेफ हो गई, जिलेटिन की। तो फिर ये हुआ कि आप ड्रिल करिए पत्थरों के बीच में, वहां जिलेटिन अंदर डाल दीजिए, वो ब्लास्ट होगा बाद में। तो माइनिंग बड़ी आसान हुई। अंदर तक खोदना है, कोयला, लोहा, तांबा, आप समझ रही होंगे, माइनिंग। और ये इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। तो उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी खोज हो। आप कैसे बुनाया उन चीजों को, अगर एक तरह से कहें। हाँ, मतलब उन्होंने देखा कि जरूरत है और मैं कुछ ऐसा कर डालूं। तो देखिए, जिस समय जरूरत होती है उस समय अगर आपने कोई चीज खोजी,
तो उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम्फ्री डेवी ब्रिटेन में ही थे और रसायन विधि माने जाते हैं। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। सेफ्टी लैंप आज के दौर में आप लालटेन जैसा समझिए। होता क्या था कि औद्योगिक क्रांति के बाद जब बड़ी बड़ी खानें खोदी गई तो खाने जैसे कोयला मेन था जो मशीनों को चलाने के लिए चाहिए। अब कोयले की खान में जाहिर सी बात है जब आप गहरा खोदते जाएंगे नीचे तो अंधेरा होगा। अच्छा, ज्यादा नीचे अगर आप खोदते हैं तो बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो काफी प्रज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल है। अगर आप उस अंधेरे में मसाल लेके गए तो एकदम आग पकड़ लेगा और पूरी माइन में आग लग जाएगी। बिजली का बल्ब तो बना नहीं, वो तो 1882 में एडिसन ने बनाया। शायद अगली बार हम उस पर बात करें। बिल्कुल जरूर। अब बल्ब है नहीं, माइन में अंदर अंधेरा है, मसाल नहीं ले जा सकते। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सोचिएगा। तो तब एक जरूरत महसूस हुई एक ऐसा उजाले का स्रोत जो अंदर ले जाने में भी सुरक्षित हो। तो लालटेन की तरह का एक लैंप खोजा गया और जाहिर सी बात है उसका नाम रखा गया सेफ्टी लैंप। और केवल उस सेफ्टी लैंप के दम पर हम्फ्री डेवी आज भी याद किए जाते हैं। मतलब जो तात्कालिक जरूरतें थी उस हिसाब से आविष्कार हुए हैं कई बार। ये कहना आविष्कार की जननी है, हाँ कहा गया है जी। तो बड़े रोचक किस्से सर आप सुना रहे हैं और हमारे श्रोताओं को भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह की विज्ञान की किस्से कहानियां अगर हमें मिल जाए यूं किस्सागों की फॉर्म में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो सर आगे कैसा मतलब रहा उनका जीवन? फिर तो नाइट्रोग्लिसरीन से उन्होंने फिर ये डायनामाइट की खोज की, फिर बाकी के पेटेंट क्या उनके बाद के हैं और क्या हैं पेटेंट? 355 पेटेंट, बहुत बड़ी तादाद है। हाँ नहीं, उनने बहुत सारे, मतलब मैं वो इंजीनियर रहे, उन्होंने बैरोमीटर से लेके जो अच्छा। प्रेशर मेजर करती हैं चीजें, वो भी उन्होंने बनाया। नहीं उसका एक पेटेंट मिला, एक टेक्निकल। देखिए एक आविष्कार में कई सारी तकनीक हो सकती हैं। मतलब उनके बहुत सारे मतलब पढ़ना लिखना सीखना तो रहा ही है, और वो घुमक्कड़ बहुत थे। और एक दौर में तो पूरे यूरोप में, क्योंकि इतना 20 देशों में उनका कारोबार फैला था, तो वो इतना घुमक्कड़ी की उन्होंने, और तो उनको सबसे बड़ा घुमक्कड़ बिजनेसमैन कहा जाता था। घूमते रहते थे। जबकि बिजनेस इतनी बड़ी कंपनियां संभालने के बाद वक्त मतलब निकालना। हाँ नहीं, अल्फ्रेड नोबेल का एक और पहलू था। लोग मुझे लगता है कि कहाँ सोने के लिए फुर्सत नहीं निकाल पाते हैं, है ना? हाँ होता होगा शायद। एक चीज और थी, लैंग्वेजेस पे पकड़ गजब थी। अच्छा। बचपन से ही 6 लैंग्वेजेस पर इनकी जो पकड़ रही ना वो बहुत अच्छी थी। मतलब वो इन्होंने बहुत सारी पोएम्स, आर्टिकल्स, कहानियाँ, बहुत सारी चीजें लिखी। मतलब 6 लैंग्वेज में, हाँ लिखी हैं, लिखी भी हैं। 6 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट थे, लैंग्वेज पर भी अच्छी कमांड थी। शायद बिजनेस इतना फैला, शायद इस वजह से जरूरत रही हो, तब सीखा हो। सीखी तो पहले से थी लेकिन फ्लुएंसी समय के साथ आई होगी। अब कई बार ये भी हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जिंदगी में दुश्मन जितने बनाए ना, उसके मुकाबले दोस्त काफी कम बने। अच्छा। अब देखिए, जब आप विस्फोटकों के कारोबार में होंगे तो सेनाएं भी यूज करेंगी, और अगर आप एक तरफ की सेना को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे देश से दुश्मनी ही होगी। फ्रांस और इटली के साथ भी ऐसा रहा कि लास्ट फेज में इनका इटली में रहे फिर, क्योंकि इटली की सेना को कई हथियार और कई, क्योंकि हथियार कंपनियां भी रही, तो हथियार व्यवसायियों की तो मजबूरी है भाई। आप बाकी वैज्ञानिकों को जब पढ़ते हैं तो नॉर्मली वो लैब में रहते हैं, नॉर्मली प्योरली लैब में। ये आदमी लैब में तो है, लेकिन साथ में मैं कह रहा हूँ, आप सोचिए 90 से ऊपर कंपनियों का मालिक है, 20 देशों में फैला हुआ कारोबार है। आप साइंटिस्ट भी हैं और भी आप व्यापारी भी हैं। हाँ, बहुत बड़े व्यापारी चीज तो है ही, लेकिन दोनों चीजों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत ही कमाल की प्रतिभा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा भी कि जब उस समय डेथ की जब न्यूज आई ना 1888 में, तो मतलब जब मौत का सौदागर मरा, जब फ्रांस के अखबार ने लिखा इनके बारे में, तो शायद तब महसूस झटका लगा होगा कि जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ, शायद जीवन का उद्देश्य इससे थोड़ा व्यापक होगा, और ये टर्निंग पॉइंट रहा। मुझे लगता है सर, जो ये कैंची शीर्षक था ना अखबार का उस खबर का, हाँ, मतलब एक बड़ी, देखिए मतलब खबरों का अगर आप सिंपली उसको लिख दें, हाँ, जैसे वो बोलते हैं ना कि हिटलर जब वो कर रहा था तो उनकी उसका धुआं जो है लोगों के घरों तक पहुंच जाता, बताता ना एक किस्सा कुछ, तो इस तरह से अखबार ने उसको परोसा कि लोगों ने जो है
उसको रिलेट किया। हाँ, द मर्चेंट ऑफ डेथ बहुत इज बड़ी डेड, ये कैची लाइन है कैची काफी, लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो उससे फर्क पड़ा होगा। और दूसरा फिर ये सर बताना उसके है, बाद उन्होंने फिर वो सब करना शुरू किया या बंद कर दिया उसके बाद फिर नहीं तुरंत? ट्राम तो एकदम बंद नहीं किया, ट्राम चला। अब देखिए जब आप संपन्न होंगे तो सभी लोग आपसे ही जुड़े होंगे, जब आप कठिन दौर में होंगे तब लोग नहीं होंगे आपके साथ। ये सच्चाई हमेशा रही है कि असफलताएं तो अनाथ हुई ना, सफलता के कई बाप हुए। क्या बात है तो सर। अब हुआ ये कि इनका जब जीवन का इन्हें लगा कि अब शायद लंबा चलाना मुश्किल हो जीवन, स्वास्थ्य भी खराब होता गया, स्वास्थ्य इनका काफी खराब हुआ फिर बाद में। अब कई चीजें थी क्योंकि इनकी यात्रा, जीवन यात्रा ऐसी रही है कि एक वैवाहिक जीवन और एक स्टेबल लाइफ जैसा नहीं रहा, अकेले थे, घुमक्कड़ी रही। और इन्होंने अपनी एक वसीयत लिखवाई और उसमें लगभग टैक्स वेट्स काटने के बाद जो बचा 94% अपनी पूरी जो संपत्ति रही, वो फिर उन्होंने नोबेल फाउंडेशन बना के उसके लिए खुद ही कर दी। और उन्होंने कहा कि ये सब वहाँ उसमें हो जाए। अब आप एक बात समझिए, अगर किसी परिवार के सदस्य को पता लगे कि भाई ये तो सारी संपत्ति फाउंडेशन को देने जा रहा है, अरबों की संपत्ति, हाँ उस दौर के हिसाब से समझिए, इतना बड़ा बिजनेसमैन, तो जाहिर सी बात है कि बहुत जीवन को भी खतरा होता और कोई भी साथ नहीं देगा। और ये हुआ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो मृत्यु हुई वो 1896 में हुई और नोबेल पुरस्कार मिलने शुरू हुए हैं 1901 से। ये जो बीच का समय गया, ये तमाम वाद विवाद, प्रतिवाद, मुकदमेबाजी और इन सब में गया, क्योंकि लोगों ने विरोध जताया, जो इनके पारिवारिक दायरे के लोग थे, भाई ऐसे कैसे एक आदमी सारा दे जाएगा, हमारा क्या होगा वाली बातें आई। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि सारे मामले जब सेटल हुए तो 1901 से फिर उसके बाद नोबेल पुरस्कार मिलने शुरू हुए। तो वहाँ एक एकेडमी, आप स्वीडन की एकेडमी का नाम जानते होंगे, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है साइंस, तो उसको इन्होंने जिम्मेदारी दी उसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार आप तय करेंगे। और ठीक है, अब आप गौर करिए, वो खुद साइंटिस्ट भी थे लेकिन साथ में इंजीनियर थे, तो इंजीनियरिंग वाले चीजें ज्यादा रही हैं नोबेल के साथ। अब इत्तेफाक ऐसा है कि जो एकेडमी है उसमें साइंटिस्ट ज्यादा हैं, वो तो साइंस एकेडमी है। तो इस वजह से एक बड़ा फैक्टर लोग आज भी कहते हैं कि साइंस एकेडमी में साइंटिस्ट बैठे हैं तो ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री के जो अवार्ड गए वो इंजीनियर्स को, जो तकनीक वाले लोग हैं उनको कम गए और साइंटिस्ट को ज्यादा गए। तीसरा उन्होंने मेडिकल कहें या फिजियोलॉजी कहें, वो एक ही ब्रांच उस दौर में रही होगी, तो वो तीसरा चिकित्सा के लिए कह देते हैं हम लोग। तो सर ये नोबेल खुद बता के गए थे कि इस फील्ड में आपको पुरस्कार देना है? हाँ जी, ये 5 फील्ड इन्होंने उस समय बताए थे। कला साहित्य का क्षेत्र, एक फिजिक्स का हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, तीसरा फिजियोलॉजी या चिकित्सा मेडिकल वाला हो गया, चौथा शांति के लिए और पांचवा साहित्य के लिए। अच्छा, मजेदार स्थिति है कि साहित्य में इन्होंने केवल इतना लिखा कि लिटरेचर इज द आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, सो देयर मस्ट बी एन अवार्ड फॉर दैट। तो ये जीवन का आदर्शवाद है साहित्य, इनकी समझ में शायद इतना आया होगा। और सबसे मजेदार यह है कि नोबेल कमेटी को भी इतना ही समझ में आया। तो लंबे समय तक सोचते रहे कि आदर्शवादी साहित्य को ही नोबेल पुरस्कार देना है। तो शुरुआती आप नोबेल पुरस्कार जो साहित्य को मिले, आप उनको गौर कीजिएगा, वो ज्यादातर जो रोमांटिक फेज के साहित्यकार रहे हैं उन्हें मिले। आप भारत में कह सकते हैं हमारे यहाँ जैसे छायावाद जिसको बोलते हैं, जिन्होंने आदर्श परिकल्पना की और उसी में मगन रहे, जिन्होंने वंचित वर्ग की आवाज बन के साहित्य लिखा है, उस साहित्य को तो पूछा ही नहीं गया लंबे समय तक, उन्हें मिला ही नहीं। ये बहुत ही रोचक जानकारी आप लेकर आए हैं। हाँ, मतलब उन्हें मिला ही नहीं। तो बहुत सालों बाद जब प्रेशर पड़ा और लेखकों के कम्युनिटी से कि भाई ये क्या बात हुई, आप बिल्कुल इस तरह के साहित्य को नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो एकेडमी को ये फील हुआ होगा। हाँ, शायद हुआ होगा समय के साथ, तो उन्होंने मॉडिफाई किया। और ये 5 तो हुए जो 1901 से मिले। दिए जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 1968 में, 1968 में जो रॉयल आपका सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, रॉयल हम शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब वहाँ राजा आज भी हैं ब्रिटेन की तरह, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है जैसे ब्रिटेन में है, इसीलिए रॉयल शब्द कई बार स्वीडन में आता है, ब्रिटेन में भी आता है। वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है,
तो वहाँ के सेंट्रल बैंक का 300 साल पूरे हो रहे थे। तो अच्छा। 300 साल पूरे होने पे रॉयल सेंट्रल बैंक ने एक बड़ा डोनेशन नोबेल फाउंडेशन को दिया, काफी बड़ा डोनेशन। क्या बात, बैंक दे रहा है। बैंक दे रहा है। आप हमारे यहाँ ये उम्मीद करेंगे कि हमारा बैंक कभी ऐसे 50 साल पूरे हो जाएंगे या 75 या 100 साल पूरे होंगे या 150 200, और हमारा बैंक ऐसे किसी फाउंडेशन को देगा जहाँ जनता को पुरस्कार मिल रहे हों, ऐसा उम्मीद मुझे तो काफी कम है। तो क्या पता यहाँ से एक मिसाल मिले हाँ, उन्हें। हो सकता है उन्हें पहले ही पता है फिर भी नहीं दे रहे हैं। चलिए खैर, जी। तो 1968 में जब ये मिला था तो उसके बाद नोबेल कमेटी ने तय किया कि हम अब, क्योंकि बैंक तो इकोनॉमिक्स के सेक्टर में काम करता है, तो क्यों न यहाँ से एक नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी के लिए भी दिया जाए, जो लोग इकोनॉमिक्स में काम करते हैं। उसके बाद बल्कि इस पे विरोध हुआ था। जो अल्फ्रेड नोबेल के परपोते के भी पोते कहेंगे आप थे, उन्होंने विरोध जताया कि भाई ये नोबेल पुरस्कार नहीं है, ये नोबेल के द्वारा तय नहीं किया गया, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा नोबेल की स्मृति में दिया जा रहा है। तो आप इसको लिखिए कि दिस इज द अवार्ड गिवन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। खैर लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज आप मानते होंगे और जानते भी होंगे सभी लोग कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम, मतलब वो नोबेल पुरस्कार है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, सब लोग यही जानते हैं। तो वो उसकी फंडिंग बैंक के पैसों से हुई, वो वहां से हुई। तो ये भी एक बिल्कुल रोचक जानकारी है, वरना हम लोग कहते हैं कि 6 नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जी, लेकिन अर्थशास्त्र का इतनी देर के बाद शुरू हुआ और इस तरह से हुआ, ये एक बड़ी रोचक अच्छा, बात है। मजेदार स्थिति ये है कि गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। अच्छा, गणित ना? नहीं है, हाँ। तो इसमें कई सारी कहानियां हैं और सच क्या है किसी को भी नहीं पता। कई लोग कहते हैं कि एक स्वीडिश मैथमेटिशियन थे मिटार्ड लेफ्लर, और उनके साथ बड़े कड़वे संबंध थे नोबेल साहब के। अच्छा। और इस वजह से उन्होंने मैथ्स में रखा ही नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े व्यक्तित्वों में ऐसी बातें आती होंगी। शायद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस प्रॉब्लम रही होगी। गणित के साथ एक दिक्कत है, गणित सैद्धांतिक विषय ज्यादा रहा है, शायद ये ज्यादा सच्चाई के नजदीक है। बिल्कुल जरूर। वो चटपटेदार बातें करने में अच्छा लगता है। और लेकिन इकोनॉमिक्स ने गणित के विद्यार्थियों के लिए, गणित के अध्येताओं के लिए रास्ता खोला। आज तक कई सारे गणितज्ञ हैं जिनको अर्थशास्त्र का, क्योंकि उनका मैथमेटिकल स्टडी रही है, और उनको नोबेल पुरस्कार यहाँ से मिले हैं। ऐसे तो कई और विषय हैं बहुत सारे जहाँ नोबेल पुरस्कार नहीं मिलते। तो वही शांति का है, आपके लिए साहित्य का है, ये तो सभी के लिए ओपन है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये गणित में ये है कि रास्ता यहाँ से भी बनता है। सर, नोबेल में राशि कितनी मिलती है, धनराशि? मैम वो एक फिक्स है, इस समय लगभग भारतीय मुद्रा में 6 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास बनता है एक पुरस्कार में। तो हर साल 6 पुरस्कार जाने हैं। हाँ जी, और उसके बावजूद भी धनराशि बहुत है, क्योंकि ये 1896 के आसपास जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति वो की थी, तो वो मेरे ख्याल से 32 करोड़ से ऊपर की थी। स्वीडिश क्रोनर वहाँ करेंसी है वाला। अच्छा। तो उसके कॉर्पस फंड से पूरा भी? हाँ, अभी तो ये बहुत बड़ा फंड है। ये उस दौर में जो आदमी 31 करोड़ जो आदमी 1896 में दे रहा हो, आप समझिएगा। तो आज उसकी कल्पना करना वो आसान नहीं है, वो बहुत बड़ा फंड है। और पीस का जो पुरस्कार मिलता है वो नॉर्वे की ओर से दिया जाता है, वो नॉर्वे में की कमेटी तय करती है। एक्चुअली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। जुड़ना क्या होता है, इनसे सीखने लायक चीज है। आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के ओपन आप देखिएगा, जो स्कैंडिनेवियन हैं उनकी बॉर्डर ओपन है, उनके कल्चर, उनमें डिफरेंस भी है, वो उनको मेंटेन भी रखते हैं। लेकिन जुड़ना, हम कहते तो हैं नेपाल के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन जब उनके लोगों के साथ हम कितने अच्छे तरीके से जुड़े हैं, या आपको कई बार यहाँ जब नेपाली नागरिकों के साथ व्यवहार होता होगा तो आपको महसूस होता होगा। हम डायलॉग बाजी ज्यादा करते हैं कि हमारे नेपाल से बड़े पुराने संबंध है। नेपाल से तो है, नेपालियों से नहीं है शायद। तो सीमाओं के जो झगड़े हैं हमारे, हाँ, वो दिमाग में भी है ना। बिल्कुल। तो सर, ये विश्व शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे देता है? हाँ, वो नॉर्वे की कमेटी शुरुआत से ही। हाँ, नॉर्वे का मैम बहुत काम है। अगर आप नॉर्वे के पीस एफर्ट्स को देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, तो नॉर्वे कई जगह मीडिएटर रहा है। आज जो फिलिस्तीन का और इजराइल का झगड़ा है,
इसमें यित्ज़हाक राबिन के ज़माने में, जिस दौर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन लोगों को और बड़ी शांति स्थापित हुई थी, नॉर्वे का इस पीस में दुनिया भर में बहुत सारे मिशंस में नॉर्वे वालों ने बहुत शानदार काम किया। तो बहुत शानदार जानकारी। और चलते चलते आखिरी में सर ये एक सवाल ही जानना चाहूंगी कि जो इस तरह की जीवनियां हम जो पढ़ते हैं, जैसे कि आज हमने अल्फ्रेड नोबेल को जाना, तो अगर हमारे बच्चे इस विषय को, इस वार्ता को आज सुन रहे होंगे, तो एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि वाह, मतलब ऐसे लोग रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने एप्पल का स्टीव जॉब के इनके जो पढ़े हैं जीवनियां, वो 100 रुपीज की आती हैं पॉकेट बुक में, तो बड़ा लगता है कि एक टेबल पे आपका सारी वर्कशॉप एक टेबल हुआ करती थी, उसी में आप सब कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है वहां से ना। तो कितना जरूरी, अहम होती है हमारी जिंदगियों के लिए ये जीवनियां, मैम क्लासरूम जो टीचिंग है ना, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना या काफी हद तक खत्म करना, दोनों शिक्षक के हाथ में है। मैंने तो ये महसूस किया है। आप अब सब्जेक्ट ऐसा होता है कई बार थोड़ा क्लिष्ट भाषा में होता है या बच्चे को एकदम अट्रैक्ट नहीं करता, तो आप कहानियों से उस शिक्षण को रोचक बनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस शिक्षण के माध्यम से आप सारा का सारा विज्ञान समझ जाएंगे या गणित से समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इतने से कहाँ समझ पाएंगे चीजें, लेकिन ये चीजें आसान करती हैं। अब जैसे मैं अगर ये समझाऊं, क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी रहा, तो मैंने भौतिक विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा थोड़ा। 1901 में पहला जो नोबेल अवार्ड मिला फिजिक्स में, वो विलियम रॉन्जन को मिला एक्सरे के लिए। अच्छा, ठीक है, एक्सरे की खोज के लिए। हाँ जी, पहला जो मिला फिजिक्स में, मुझे वो याद है क्योंकि मैंने वो ज्यादा पढ़ा। तो रॉन्जन साहब जो थे, वो उससे पहले अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इनकी अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज हुई थी। और विलियम वो भी कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक नई तरह की कोई रे है क्योंकि इसका प्रभाव कुछ अलग है, लेकिन अब इसे क्या नाम दें ये समझ नहीं आया। अच्छा, हम गणित के विद्यार्थियों की आदत है, जो अननोन क्वांटिटी है हम उसे एक्स मान लेते हैं, फिर बाद में वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी सॉल्व करके आते हैं, हाँ एक्स मान रहे हैं। तो क्योंकि उस व्यक्ति ने भी यही किया कि ऐसा करते हैं, इसका नाम ना एक्सरे रख देते हैं। और जब इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तो फिर उस हिसाब से कोई सुटेबल नाम रखेंगे। क्या बात है। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद और लोगों ने भी उस पर काम किया और उस रे की सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की और उसके बारे में सारी जानकारियां जुटाई। लेकिन तब तक वो एक्सरे नाम इतना पॉपुलर हुआ था कि फिर बाद में लगा नहीं यार, रे का नाम अब नहीं बदलते, अब एक्सरे ही रखते हैं। अब आज सोचिए, मेरी माँ अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे नहीं समझती, एक्सरे समझती है, बल्कि वो एक्सरा कहती है, एक्सरे भी नहीं। और ये इतना एप्लीकेबल है, हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी न कभी एक्सरे करवाया ही होगा। आप सोचिएगा। बिल्कुल जरूर। आज जब इतना आधुनिक अगर चिकित्सा पहुंची है, हाँ, तो एक्सरे का एक बहुत बड़ा, हाँ बिल्कुल, MRI सीटी स्कैन हो जा रहा है, लेकिन एक्सरे एक बुनियादी और शुरुआती, हाँ आज भी कहीं होगा तो शुरुआत यहीं से होगी ना। तो कहने का मतलब है कि जो आप अगर ऐसे बताएंगे और उसके बाद एक्सरे के बारे में, तो एप्लीकेशन जहाँ समझ में आता है ना, तो बच्चे को वो टॉपिक फिर रिलेवेंट लगने लगता है, उसे लगता है अच्छा ये मेरी जिंदगी से जुड़ा है, तो चलो पढ़ लेते हैं। शायद शिक्षण आसान होता हो, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल। अब हम लोगों ने भी जिस तरह से साइंस पढ़ा है, तो एक रट्टा मार पद्धति में रहा है, कहीं उसका जिंदगी में उपयोग लगा ही नहीं। तो आप अब समझते हैं तो लगता है वाह यार, साइंस तो बड़ा मजेदार चीज है और इस तरह से पढ़ी जानी चाहिए। तो बहुत, आप जैसे शिक्षक अगर बहुत सारे हों, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के अंदर वो ललक, वो जिज्ञासा जगाई जा सकती है। तो मुझे लगता है आज की बातचीत काफ़ी है। कुछ और अगर शेष हो, अल्फ्रेड नोबेल को आज हम याद कर रहे हैं और सैल्यूट करते हैं उनके इस सुंदर से योगदान को, कि एक छोटी सी चीज़ों ने उनकी ज़िंदगी को कैसे बदला। नहीं तो क्या होता, बड़े व्यापारी होते, बहुत सी कंपनियां होती, उनके पोते आज अरबपति सब होते जैसे बहुत, लेकिन एक पुरस्कार, ये केवल मुझे लगता है सर, नोबेल पुरस्कार एक पुरस्कार ही नहीं है, एक मतलब एक मान्यता को स्थापित करना भी है कि ऐसे लोग, अभी जैसे वो जो जेल से जिस महिला को अभी पुरुस्कार मिला है नोबेल, फारूकी, क्या हाँ बिल्कुल, ईरान में जो, तो ऐसे लोगों को एक मनोबल है कि मतलब उनको एक रिकॉग्निशन है, एक तरह की ना मान्यता भी देता है कि आप संघर्ष करिए। कई लिमिटेशन है, जैसे नोबेल पुरस्कार के लिए आपका जीवित होना जरूरी है। अच्छा, मतलब अगर आपने कोई खोज की 50 साल की उम्र में, तो अब आप
90 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं और इत्तेफाक से आपको मिल गया नोबेल पुरस्कार। मतलब आपकी जो खोज थी उसको एक वैश्विक प्रमाणित तौर पर मान लिया गया। लेकिन अगर आप 90 में मिला और उससे पहले अगर आप नहीं रहे तो ये किसी को भी विवाद है, मतलब हाँ इस तरह की कुछ शर्तें रख लीजिए। अब कई बार ऐसा है आपने बेहतरीन काम किया और शरीर नहीं रहा, शरीर तो सामान्य बात है ना, लेकिन आपका काम तो है, दुनिया तो उसको तो या तो नोबेल फाउंडेशन समझे, मुझे लगता है, या पूरी दुनिया ऐसा क्यों नहीं करती यूएनओ के माध्यम से कि एक अलग से एक बेहतर और डेमोक्रेटिक पुरस्कार रखे। भाई व्यक्ति चले गया, काम तो है, काम को रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए। नोबेल के साथ कई सारी इस तरह की दिक्कतें हैं कि नोबेल में आपका सरवाइव करना जरूरी है, आपका जीवित होना जरूरी है। अब आप समझिए कि गांधी को शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। भाई 1947 तक तो वो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे। हाँ सर भेज रही हूँ सर, ये एक टॉक के लिए। हाँ सर, व्हाट्सएप पे सर। ओके सर, ओके सर भेज रही हूँ 15 मिनट में। हाँ ओके सर। एक प्रेस भी कितनी भेजी है ना, 1947 तक गांधी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो यूरोप के देश से लड़ रहे थे, वो क्यों देते। और 48 में 30 जनवरी को हमारे लोगों ने मार दिया, कहाँ से मिलता, गांधी को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक दौर में ऐसा भी रहा कि कई रशियन जो काबिल लोग थे, केवल कम्युनिस्ट देश होने की वजह से वहां के लेखक, वहां के कई अन्य लोगों को नहीं मिला। सत्ताओं का संघर्ष अपनी जगह है, लेखक को क्यों नहीं मिला। आपने सुना मैक्सिम गोर्की को नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब मैक्सिम गोर्की किस एंगल से आपको लगते हैं कि कमतर हैं औरों से। और भी बहुत होंगे, मेरी जानकारी सीमित है। मतलब इन सब से ऊपर उठे मुझे अभी भी लगता है कि लोकतांत्रिक वे में, और व्यक्ति रहे या ना रहे, चीजें थोड़ा लोकतांत्रिकरण करके कुछ बेहतर पुरस्कार या तो स्थापित किया जाए, या फिर इन्हीं को थोड़ा इनका लोकतांत्रिकरण किया जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। तो इन बेहतरीन सुझावों के साथ आज की इस वार्ता को समाप्त करते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली, बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त हमारे श्रोताओं के साथ देने के लिए और इतनी सुंदर बातचीत, इतने रोचक किस्सों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद मैम जी। तो दोस्तों, मित्रों, श्रोताओं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये किस्से, कहानियाँ और अल्फ्रेड नोबेल का जीवन आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे के लिए सुझाव भी मिलते हैं। तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा हमें। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है, हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ में डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।